यार देखो, हमने लास्ट क्लास तक अपना सारा कंसेप्ट कर लिया था थर्मल एक्सपेंशन वाला। मैंने आपको लास्ट बताया था बायोमेटालिक स्ट्रिप का। वहां तक तो कोई डाउट नहीं था ना? तो आ जाओ, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज हीट ट्रांसफर। शायद से हमने ये भी स्टार्ट कर लिया था। आप मेरे को ये बता दो, हीट ट्रांसफर करने के कितने तरीके हैं? व्हाट आर द मेथड्स टू ट्रांसफर द हीट? बताओ भाई। किसी को कोई आइडिया नहीं? यार, हीट ट्रांसफर करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। एक फर्स्ट मेथड हमारा कहलाता है कंडक्शन। दूसरा मेथड हमारा क्या कहलाता है? दूसरा मेथड हमारा कहलाता है कन्वेक्शन। और तीसरा मेथड जिससे हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, तीसरा मेथड क्या है हमारे पास? दैट इज रेडिएशन। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करो कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? तो यार याद रखो, कंडक्शन हमारा सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल है। और हमारा कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर करती है वो विद इन दी सेम मीडियम करती है, विद इन दी सेम ऑब्जेक्ट, विद इन दी सेम मीडियम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यार मैंने क्या करा, मैंने ये कोई एक रॉड ली है और मैं रॉड का कोई एक एंड पार्ट हीट कर रहा हूं। ये हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है। तो अगर मैं इसका एक एंड हीट कर रहा हूं, तो हमें पता है ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद ये हीट ट्रांसफर हो जाएगी और हमारा एंड बी भी हीट हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ एंड ए हीट किया, ये हीट ट्रांसफर हुई विद इन दी सेम ऑब्जेक्ट, सेम मीडियम, और ये ट्रांसफर हो गई ऑब्जेक्ट बी की तरफ, एंड बी की तरफ। तो ये वाला मेथड हमारा क्या कहलाएगा? ये वाला मेथड हमारा कहलाएगा कंडक्शन। क्या सबको क्लियर हो रहा है फर्स्ट मेथड कंडक्शन? यस सर। डन। अब यार कंडक्शन में एक चीज याद रखना, कंडक्शन होता किसकी वजह से है? कंडक्शन बेसिकली हमारा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस की वजह से होता है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से कैसे? कि यार हमें पता है इस सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में हमारे मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होंगे। तो अगर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, तो मतलब मैं जो ये पहला वाला मॉलिक्यूल है इसको थोड़ा सा विग्रसली वाइब्रेट करा रहा हूं। तो अगर ये मॉलिक्यूल हमारा वाइब्रेट करेगा, तो ये वाइब्रेशन इस तरीके से पास ऑन करते जाएगा, क्योंकि ये सबके सब टाइटली पैक्ड है। तो इस तरीके से हमने वाइब्रेशन प्रोड्यूस करी एंड ए पे, और ये वाइब्रेशन ट्रांसफर हो गई है एंड बी तक। तो ये प्रोसेस हो गया हमारे कंडक्शन का। तो याद रखो, कंडक्शन हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है, तो थोड़ा सा ये कंडक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले कंडक्शन का चेक कर लो, फिर आता हूं कन्वेक्शन पे। भैया डन डन डन। यस यस बढ़िया। सर। आ जाओ सेकेंड वाले पे, कन्वेक्शन। यार कन्वेक्शन यूजुअली हमारा होता है विद इन दी फ्लूइड्स। और इसके अंदर क्यों होता है कन्वेक्शन का? बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? कन्वेक्शन में यूजुअली हमारी डेंसिटी की लेयर्स बन जाती हैं। हमारे डेंसिटी की लेयर्स बन जाती हैं तो हीट ट्रांसफर होती है। और इसमें हम कहते हैं कि हीट ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू करंट्स, हीट करंट्स। भैया कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझो, और ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, इस पे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। यार कन्वेक्शन बिल्कुल सिंपल, कि सपोज मैंने कहा कि ये मैंने एक कंटेनर लिया और इसके अंदर मैंने लिक्विड फिल कर दिया। अभी क्या होगा? लिक्विड का यूनिफॉर्मली टेम्परेचर सेम होगा। लेकिन अगर मैं इसको नीचे से हीट सप्लाई कर रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा? भैया ये हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है या बैड कंडक्टर ऑफ हीट है? फ्लूइड्स जनरली हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं या बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं? बैड कंडक्टर। वेरी गुड। फ्लूइड्स जनरली हमारे बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एयर, एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो यार इसकी वजह से क्या होगा? हमारी जो सबसे नीचे वाली लेयर है, इस नीचे वाली लेयर ने हीट एब्जॉर्ब करी है। हीट एब्जॉर्ब करी है तो इसका टेम्परेचर क्या होने लग जाएगा? इस नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा। और मैंने आपको कल की ही क्लास में बताया कि अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? टेम्परेचर और डेंसिटी इनवर्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि फाइनल डेंसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल डेंसिटी इनटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो यार हमें पता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए जो ये हमारी नीचे वाली लेयर है इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया लेकिन डेंसिटी डिक्रीज कर गई। तो ये हो गया लोअर डेंसिटी, हमारा लोअर डेंसिटी लेयर। लेकिन जो ऊपर वाली लेयर्स होंगी,
सबसे सपोज मैंने सबसे ऊपर वाली लेयर कंसीडर करी है, यार सबसे ऊपर वाली लेयर तक हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी क्योंकि ये बैड कंडक्टर है। तो इसका टेम्परेचर अभी कम होगा और इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस वजह से क्या होगा, हमारी जो ये लो डेंसिटी वाली लेयर है, ये लो इन लाइट इन वेट हो गई है, तो ये ऊपर चली जाएगी। और जो हमारी ऊपर वाली लेयर है वो हैवी है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये नीचे वाली लेयर बिल्कुल नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यार चेक करो, आपको कॉन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मतलब एक तरीके का स्टैकिंग हो रहा है। स्टैकिंग का मतलब समझ रहे हो, एक के ऊपर एक लेयर, इस तरीके की स्टैकिंग हो रही है। तो आप खुद सोचो, जैसे कार्ड्स पत्ते होते हैं उसकी तरह, कि अगर मैं नीचे वाला कार्ड रिमूव कर रहा हूं तो हमारे बाकी कार्ड्स क्या कर जाएंगे, नीचे की तरफ शफल कर जाएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे कार्ड निकाला उसको ऊपर रखा। तो इस तरीके से हमारी ये शफलिंग चलती रहेगी। क्या सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ये वाला। Yes, sir. Yes, sir. डन। तो यार हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे नीचे वाली लेयर जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है, वो नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा, बार बार डेंसिटी डिक्रीज होती रहेगी, तो बार बार नीचे वाली लेयर ऊपर जाएगी और ऊपर वाली लेयर नीचे आते जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा ये पूरा का पूरा लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, पूरा का पूरा लिक्विड वो मतलब हीट अप हो जाएगा। तो इस फिनोमिनन को हम कह रहे हैं कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो ये वाटर की लेयर्स हैं वो शफल होती जा रही हैं। तो जो ये वाटर की लेयर शफल होती जा रही है, इनको हम कहते हैं करंट्स। तो भैया हमने कह दिया कि कन्वेक्शन के अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो ड्यू टू दी करंट्स हो रही है, कि लोअर करंट वाली ऊपर जा रही है, हाई करंट वाली नीचे आ रही है। चेक कर लो, कन्वेक्शन क्लियर है तो टिक मार दूं इस पे। Yes, sir. Done. तो याद रखना, कन्वेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर जनरली फ्लूइड्स के लिए, मतलब जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया रेडिएशन। रेडिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन में क्या हो रहा है भाई, रेडिएशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि रेडिएशन हमारा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे कुछ भी हो। रेडिएशन हमारा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन बस कंडीशन क्या है कि उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 0 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। जैसे अगर मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ये मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, हमें पता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर मैं ले रहा हूं तो डेफिनेटली इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा ही होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए, क्योंकि अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन हो गया तो उसकी मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या हो जाएगी। मैंने आपको बताया हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट, Nirvana. बिल्कुल मॉलिक्यूलर मूवमेंट बिल्कुल रुक जाएगी। और अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट रुक गई है तो टेम्परेचर जीरो पे प्रेशर कितना हो जाएगा, जीरो। Zero. वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वो भी जीरो हो Zero. जाएगा। तो यार अगर किसी भी बॉडी को कंसीडर कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये फोन है, तो डेफिनेटली इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है। तो अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो ये हमेशा कुछ ना कुछ हीट एनर्जी लूज करेगा, कुछ ना कुछ हीट एनर्जी लूज करेगा सराउंडिंग को इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स। तो ये जो हमारा हीट एनर्जी को लूज कर रहा है इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स, ये वाला फिनोमिनन हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला फिनोमिनन हमारा रेडिएशन कहलाएगा। तो अगर आप एक चीज देखो, हमारे कंडक्शन को मीडियम चाहिए, विद इन द सेम मीडियम ट्रैवल होगा, हमारे कन्वेक्शन को भी मीडियम चाहिए, लेकिन रेडिएशन अकेला एक ऐसा प्रोसेस है जो विदाउट मीडियम भी हीट एनर्जी को फ्लो करा सकता है, हीट एनर्जी को ट्रांसफर करा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सन, सन से हीट एनर्जी अर्थ तक आ रही है, बीच में वैक्यूम है, लेकिन फिर भी सन से हीट एनर्जी अर्थ तक कैसे पहुंच रही है, बिकॉज सन का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो वो हीट एनर्जी वेव्स के फॉर्म में रेडिएट आउट कर रहा है और वो अर्थ तक पहुंच पा रही है। तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। सिंस इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, तो याद रखना ये हमारी हीटिंग का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है। सबसे ज्यादा हीट किससे ट्रेवल ट्रांसफर की जा सकती है, फ्लो कराई जा सकती है, रेडिएशन के थ्रू फ्लो करा जा सकती है। चेक कर लो, अब ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक एक करके इन पे प्रॉपर डिटेलिंग और न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। कन्वेक्शन हमें नहीं करना, कन्वेक्शन पूरा थ्योरेटिकल था। स्टार्ट करेंगे कंडक्शन से। Done, sir. डन, चलो बहुत बढ़िया। तो ये सब मैं इरेज कर रहा हूँ, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ये कुछ नोट डाउन नहीं करना है। तो आ जाओ, हेडिंग लिख लो कंडक्शन एंड लेट्स स्टार्ट।
कंडक्शन। यार देखो, कंडक्शन आप सबसे पहले तो इस तरीके से समझो कि ये मैंने एक रॉड ली है और मैंने क्या किया, रॉड को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। सपोज मैंने रॉड को इस तरीके से 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी एंड सेगमेंट डी। यार मैं हीट सप्लाई जो कर रहा हूं वो मैं नीचे सेगमेंट ए से कर रहा हूं, तो सेगमेंट ए से ये हीट क्या कर रहा है, सेगमेंट ए से ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब यार ध्यान दो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग लग सकता है। यार याद रखो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई कर रहा हूं तो ये हीट अलग अलग पार्ट्स में यूटिलाइज होगी। कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स में यूटिलाइज होगी, कुछ हीट तो ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर ये कुछ पार्ट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो इस बॉडी के टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज हो गया। वेरी गुड, इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। साथ ही साथ ये बॉडी हमारी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में है। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा कि अगर मैं दो कंडक्टर्स को कांटेक्ट में ले आता हूं तो चार्जेस क्या करने लग जाते हैं, ट्रांसफर करने लग जाते हैं। तो ऐसे इधर होगा कि यार अगर मैं दो बॉडी को कांटेक्ट में लेके आ रहा हूं, एक का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी हीट सप्लाई हो रही है, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा, और एडजेसेंट जो इसके साथ वाला सेगमेंट होगा इसका टेम्परेचर कम होगा। तो मुझे पता है हीट हमेशा कहां से फ्लो करती है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो ये कुछ पार्ट ऑफ द हीट क्या कर देगा, ये कुछ पार्ट ऑफ द हीट पास ऑन कर देगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है, यस सर। तो कुछ पार्ट ऑफ द हीट ये क्या कर रहा है भैया, ट्रांसमिट, एक तरीके से पास ऑन कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। वेर एज एक और चीज क्या करेगा, थर्ड फिनोमिनन, कि अगर इसके पास हीट है, इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हो गया, तो कुछ पार्ट ये हीट रेडिएट आउट भी करेगा, कुछ पार्ट ऑफ द हीट ये रेडिएट आउट करेगा। लेकिन हम फिलहाल कंडक्शन पढ़ रहे हैं, हम फिलहाल कंडक्शन पढ़ रहे हैं, तो कंडक्शन के अंदर हम रेडिएशन को क्या करेंगे, हम रेडिएशन को ऑलमोस्ट निग्लेक्ट करके चलेंगे। अगर मैंने रेडिएशन को निग्लेक्ट कर दिया तो मेरे को बताओ अब सिर्फ कौन से दो फिनोमिनन बचे, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन। तो हमने क्या कहा कि भैया ये कुछ पार्ट हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ पार्ट इसका इस तरीके से ट्रांसफर करेगा। फिर बी वाला भी यही करेगा, कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ पार्ट साथ वाले को ट्रांसफर कर देगा। सी वाला भी यही करेगा, कुछ पार्ट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब और इस तरीके से ट्रांसफर करता है। तो इस तरीके से हमारी हीट एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होती हुई चली गई, ट्रांसफर होती हुई चली गई। तो ये मैंने अज्यूम कर लिया ये एंड हॉट है, ये एंड कोल्ड है, तो हमारी हीट हॉट एंड से लेके कोल्ड एंड तक ट्रांसफर कर गई है। चेक करो इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत, नो सर। डन। अब यार एक चीज याद रखो, इस बॉडी का जो सेगमेंट ए है या सेगमेंट बी है, इसका जो टेम्परेचर होगा ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा रेट, कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है या रेट ऑफ ट्रांसमिशन ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मेरा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब यार कि ये हीट है ना, ज्यादा रेट से एब्जॉर्ब कर रहा है और कम रेट से ट्रांसफर कर रहा है, तो इस केस में हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, भैया ये एब्जॉर्ब कम कर रहा है और ट्रांसमिट पास ऑन ज्यादा कर रहा है, तो इस केस में मेरे बॉडी के टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, Yes, sir. डन। तो मेरे को बताओ, ये जो मेरा सेगमेंट ए है ये कंटिन्यूअसली है ना हीट एब्जॉर्ब करे जा रहा है, तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा या इसका टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, मैं इसको कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई करते जा रहा हूं ए को, तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा या चेंज होता रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, चेंज। सर वेरी चेंज गुड। होता रहेगा। तो भैया हमारा dt टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और ये पॉजिटिव आएगी। सिमिलरली टेम्परेचर बी का भी चेंज होता रहेगा, टेम्परेचर सी का भी चेंज होता रहेगा और टेम्परेचर डी का भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा। तो अब ध्यान दो भैया, ध्यान देना क्या है, जब भी हमारे हर एक सेगमेंट का टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा होगा, तो इस केस में हम इसको कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे वेरिएबल स्टेट, वेरिएबल स्टेट।
वेरिएबल स्टेट का मतलब है कि हर एक सेगमेंट का टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते जा रहा है। लेकिन अगर मैं अज्यूम कर लूं कि भैया हमारे पास टेम्परेचर हर एक सेगमेंट का अलग अलग जरूर है, लेकिन वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। जैसे एग्जांपल, मैंने कहा ये मेरे पास रॉड है, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया, और यहाँ पे सपोज 75 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे सपोज 25 डिग्री सेल्सियस है, इस तरीके से। तो अब ये टेम्परेचर है ना कांस्टेंट है, हीट कंटिन्यूअसली सप्लाई हो रही है, लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारे एब्जॉर्प्शन का रेट और पास ऑन का रेट एग्जैक्टली सेम है। एब्जॉर्प्शन का रेट और पास ऑन का रेट एग्जैक्टली सेम है। तो इस केस में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो क्या बन जाएगा, हर एक पार्ट का टेम्परेचर कांस्टेंट बन जाएगा। 100 है तो फिक्स है, 75 है तो फिक्स है, हर एक सेगमेंट का अलग जरूर है लेकिन कांस्टेंट है। तो इस वाली कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इस वाली कंडीशन को हम कहेंगे स्टेडी स्टेट कंडीशन। चेक करो क्लियर हो गया या नहीं। यस सर। डन। सर अगर ट्रांसमिट करते जाएंगे तो लास्ट वाले का तो बढ़ेगा। लास्ट वाले का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन एक बार बढ़ के फिर वो कांस्टेंट आ जाएगा, ये हमने अज्यूम किया। ओके सर। जैसे काव्य आपने ये कहा ना, बिल्कुल एक बात मैं कह रहा हूं कि सपोज ये पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे था, इसको हीट मिलती रही तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके सपोज 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन अब मैं कह रहा हूं 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होकर इसका फिक्स हो गया, चेंज नहीं हो रहा अब, इस तरीके से। तो इसलिए अगर टेम्परेचर हर एक सेगमेंट का कांस्टेंट आ जाए तो उस वाली कंडीशन को हम क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट कंडीशन कहेंगे। डन। अब याद रखो बहुत क्लियर कट चीजें हैं कि अगर मेरे पास वेरिएबल स्टेट वाली कंडीशन आती है तो इस केस में आपको कैलकुलस का यूज करना है, मतलब इंटीग्रेशन वगैरह कॉन्सेप्ट यूज करना है। ये तो मैं आपको शायद से कितने सारे चैप्टर्स में बता भी चुका हूं। जब भी चीजें नॉन यूनिफॉर्म होती हैं या वेरिएबल होती हैं तो हम अपना कैलकुलस वाला यूज करते हैं, और अगर चीजें स्टेडी स्टेट या यूनिफॉर्म होती है तो हमारे पास डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है और हम उससे कैलकुलेट करते हैं। इसमें फिर हमें कैलकुलस अप्लाई नहीं करना होता। भैया इतनी तो चीजें क्लियर होंगी। यस सर। चलो डन। तो यहां तक अगर नोट डाउन हो गया तो बता दो, फिर मैं आपको उस पर लेके जाता हूँ नेक्स्ट फॉर्मूले वाले पार्ट पे, न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे। डन सर। डन। चलो तो देखो कंडक्शन के लिए हमने क्या लिया। कंडक्शन के लिए मैंने सपोज एक क्यूब ले लिया, मैंने कहा ये हमारे पास एक क्यूब है, और क्यूब के दो जो एंड्स हैं, जो दो फेसेस हैं, उनको मैंने अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन किया है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि ये मेरे हाथ में एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है, इसके दो फेसेस हैं, ये वाला साइड फेस 1 और ये वाला साइड फेस 2। इस वाले फेस को मैंने ज्यादा टेम्परेचर पे लिया और इस वाले फेस को मैं क्या ले रहा हूं, कम टेम्परेचर पे ले रहा हूं। तो इसलिए हम इसको क्या इंडिकेट कर देंगे, यहाँ पे मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ T1 हायर टेम्परेचर, और इस वाले फेस को मैं ले लेता हूँ T2 लोअर टेम्परेचर। तो मुझे पता है हीट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, हीट फ्लो करेगी हमारी भैया फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। आप मेरे को बताओ जो ये हीट है, लॉजिकल सोचो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ सब्सटेंस। भाई वेरी गुड, ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। तो नेचर को ऐसा करेंगे सबसे लास्ट में कंसीडर करेंगे, और कुछ सोचो। यार सबसे पहले क्या कह सकता हूं, ये टाइम पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा टाइम आप दोगे उतनी देर के लिए हीट ट्रांसफर करेगी, और जितनी देर के लिए हीट ट्रांसफर करेगी उतना ज्यादा हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता रहेगा और हीट ज्यादा ट्रांसफर करेगी। क्या चीजें क्लियर है। उसके बाद ये हमारा डिपेंड करेगी टेम्परेचर डिफरेंस पे, ये तो बहुत लॉजिकल है। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हीट को फ्लो करना पड़ेगा ताकि टेम्परेचर एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। फिर तीसरा, बिल्कुल हेमंत आपने सही कहा, तीसरा फैक्टर होगा हमारा एरिया। एरिया कि भैया ये एरिया पे डिपेंड करेगी। और एक लास्ट फैक्टर कि भैया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस होगी, लेंथ। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ के लिए हीट को ट्रांसफर करना है मतलब उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराना है, तो मतलब हीट हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होते जाएंगे तो उतनी ज्यादा हीट मेरी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी हायर एंड पे। जैसे आपने बहुत एक प्रैक्टिकल सोचा होगा
अगर मैं एक छोटी रॉड ले रहा हूं और उसको हीट कर रहा हूं तो दूसरा एंड जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कोई बहुत बड़ी रॉड ले रहा हूं तो उस केस में हीट ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराना है, और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन के टाइम पे कुछ ना कुछ एनर्जी लूज आउट करेंगे। तो इन सबको क्लब कर दो तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला आएगा हमारे पास, भैया फाइनल फॉर्मूला ए टेम्परेचर डिफरेंस इनटू टाइम डिवाइडेड बाय एक्स, और जैसे अभी कहा नेचर ऑफ मटेरियल, तो उसको हमने एक कांस्टेंट में कंसीडर कर दिया, और ये कांस्टेंट होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। चलो थोड़ा सा जल्दी चेक करो और बताओ क्लियर है यहां तक की चीजें? Yes, sir. डन। तो याद रखना ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने हीट एनर्जी निकाली है कि कितनी हीट एनर्जी हमारी लोअर हॉट एंड से कोल्ड एंड तक फ्लो करेगी। अब मुझे बताओ एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? भाई किसी ने कुछ नहीं बोला, एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर। पावर। वेरी गुड, एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होता है, और इस पावर को हम क्या कहेंगे? इस पावर को हमने नाम दे दिया हीट करंट। हीट करंट जिसको हम डिनोट करेंगे एच से, तो एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी। क्यू बाई टी तो मतलब फॉर्मूला हो गया के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एक्स, टाइम का टर्म कट जाएगा। यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे की चीज समझाऊंगा। चलो यहां तक नोट डाउन करो। डन सर। डन, बढ़ू आगे। चलो तो यार अब क्या करो ना, आप सबने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करके चलेंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। भैया मेरे को ओम्स लॉ बताओ, ओम्स लॉ क्या था? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ? V equal to IR. वेरी गुड अजय, V इक्वल्स टू आई आर। मतलब ओम्स लॉ ने क्या कहा कि हमारे पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करेगा। आई रिपीट, हमारे पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जब भी करंट फ्लो करेगा तो उसको कोई ना कोई एक दिक्कत आएगी, और ये दिक्कत एक कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट का नाम क्या है? रेजिस्टेंस। Resistance. तो इधर भी है ना वो ही चीज करके चलो। मुझे बताओ हीट करंट, हीट करंट फ्लो कर रहा है, एच हो गया हीट करंट, जैसे आई करंट होता है तो इधर हीट करंट है, लेकिन हीट करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा? भैया हीट किसकी वजह से फ्लो करती है? वेरी गुड, तो इधर V की जगह मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा टी। भैया मेरा ये डेल्टा टी से रिप्लेस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस, आई की जगह एच। तो जो भी रिमेनिंग टर्म बचा, वो रिमेनिंग टर्म आपको किसकी वैल्यू देगा? वो आपको थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। तो आपके पास ये जो हीट करंट का फॉर्मूला आया है, डेल्टा टी और एच को एक साइड ले जाओ, डेल्टा टी और एच को एक साइड ले जाओ, तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। तो आप मेरे को कैलकुलेट करके बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस? एक्स अपॉन के ए। वेरी गुड, तो अगर आप थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो तो मतलब डेल्टा टी बाय एच, एच इधर आ गया, बाकी सब टर्म्स को उधर ले जाओ, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया एक्स डिवाइडेड बाय के ए। अब देखो ये के क्या है? ये के कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी। क्या आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता था? याद होगा आपको, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाय। रो एल बाय ए। रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टिविटी। तो एल डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी इनटू एरिया। तो आप देखो इधर भी सारे टर्म सेम आ रहे हैं। इधर एक्स क्या थी? क्यूब की लेंथ थी, तो इधर एल क्या है? लेंथ। इधर के कंडक्टिविटी थी, इधर सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। इधर ए एरिया था, तो इधर भी क्या है? ए एरिया है। तो अगर आप देखो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस एग्जैक्टली किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। बिल्कुल सेम फॉर्मूला चल रहा है। सिंस हमारा थर्मल रेजिस्टेंस एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, तो हमने जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो इधर भी हम वही करेंगे। हम इधर थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए।
तो उसको कैलकुलेट करने से पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लो। Done, sir. डन, वेरी गुड वैशाली। तो आओ भैया कैलकुलेट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखो हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है कि हम इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो समझो भावनाओं को, सबसे सिंपलेस्ट केस लेंगे हम। सबसे सिंपलेस्ट केस, भैया मैंने ये दो रॉड्स ली हैं और इन दो रॉड्स को एक एंड से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया सीरीज कनेक्शन। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2, मैं फटाफट लिखते जा रहा हूं। इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। मैंने बोला सिंपलेस्ट केस हम क्या लेंगे, सिंपलेस्ट केस ये लेंगे कि दोनों की लेंथ सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है। तो आओ फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। मेरे को बताओ सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या लिखूं, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, R1 + R2। R1 + R2। तो सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर दो। इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा X इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट इंटू एरिया इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 की जगह हो जाएगा X1 बाय K1 इंटू A1 प्लस X2 डिवाइडेड बाय K2 इंटू A2। X इक्विवेलेंट मतलब टोटल लेंथ। मेरे को बताओ इस रॉड की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी जब मैंने ज्वाइन किया, 2L, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम थी, L + L 2L। थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट मेरे को निकालनी है, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, A। वेरी गुड, एरिया तो ए ही रहेगा। भैया एरिया में थोड़ी कोई चेंजेस हुए हैं। इक्वल्स टू X1 की जगह L, K1 की जगह K1 ही एरिया A, प्लस X2 की जगह L डिवाइडेड बाय K2 और एरिया A। चेक करो क्या क्या कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो। भैया लेंथ एंड एरिया कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो आप कैलकुलेट करके बताओ इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी आ रही है। तो अगर आप चेक करोगे सॉल्व करके, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आएगी ट्वाइस ऑफ K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 + K2। चेक करो इसमें कोई डाउट ना हो एंड नोट डाउन करो। याद रखो भले ही मैंने ये सिंपलेस्ट केस लिया, लेकिन जरूरी नहीं आपके एग्जाम में सिंपलेस्ट केस आए, तो उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स को चेंज कर लेना। लेकिन मोस्टली मोस्टली आपके ये सिंपलेस्ट केस ही मिलेगा। डन सर। डन, चलो यार मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ ताकि टॉपिक जल्दी कंप्लीट हो जाए। अगर किसी को लग रहा है ज्यादा फास्ट चल रहा है तो मेरे को बता देना भैया, हम वहीं पे जहां पे भी डाउट होगा रुक जाएंगे। चलो लेट्स प्रोसीड। भैया सेकंड वाला है हमारा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन के लिए भी वही करना है, सबसे सिंपलेस्ट केस लेके चलना है। तो सबसे सिंपलेस्ट केस में मैंने क्या लेके चला कि भैया दोनों की लेंथ सेम है और दोनों का एरिया सेम है, लेकिन बस मैंने इन दोनों को एंड टू एंड्स ज्वाइन किया है। अब की बार लेंथ सेम एरिया सेम, ये हो गया हमारे पास पैरेलल कनेक्शन। तो आपको फॉर्मूला पता है पैरेलल के लिए यूज किया जाता है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 + 1/r2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास k इक्विवेलेंट। अब मेरे को बताओ एरिया इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2A. वेरी गुड, टोटल एरिया 2 है, लेकिन अब की बार लेंथ इक्विवेलेंट L ही रहेगी। 1/r1 की वैल्यू, 1/r1 की वैल्यू K1a डिवाइडेड बाय L, R2 की वैल्यू K2a डिवाइडेड बाय L। फिर से चेक करो क्या कॉमन आके कट रहा है, L L A कॉमन आके कट गया, तो इस बार आपके पास सबसे सिंपलेस्ट आंसर आ रहा है K1 + K2 डिवाइडेड बाय 2। खटाक, खत्म किस्सा। डन सर। डन, एक बार पूरा चेक कर लो। थर्मल कंडक्टिविटी का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सारा खत्म हो गया, अब इस पे न्यूमेरिकल करने हैं। Done, sir. डन, चलो तो आ जाओ सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं और फिर एक एक करके इसका लेवल बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अब जो मैं करा रहा हूं ना, 3 क्वेश्चन करीब कराऊंगा, 3 से 4 क्वेश्चन, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर एडवांस से क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एडवांस है तो डिफिकल्टी होगा, इजी है।
यार इधर हमारे पास ये 3 रॉड्स हैं, तीनों रॉड्स आइडेंटिकल रॉड्स हैं। आइडेंटिकल रॉड्स का मतलब क्या है लेंथ कि लेंथ सेम है, एरिया मतलब भी इनकी सेम। फिजिकल डायमेंशन सेम होंगे, तो मतलब लेंथ एंड एरिया तीनों का सेम है। क्वेश्चन ने कहा कि भैया इनका मटेरियल भी सेम है। अगर मटेरियल सेम है तो मतलब इन सबके थर्मल कंडक्टिविटी भी सेम होगी, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। भैया यहाँ पे टेम्परेचर हमने मेंटेन किया 90 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी टेम्परेचर मेंटेन किया 90 डिग्री सेल्सियस। सपोज ये एंड ए ले लो, ये एंड बी ले लो, और ये एंड सी ले लो, और ये है जंक्शन पॉइंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टेम्परेचर एट द जंक्शन पॉइंट। टेम्परेचर एट जंक्शन पॉइंट ये हमें कैलकुलेट करना है। भैया हमें ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज 45 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इज 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी इज ये हो गया हमारे पास कि 60 डिग्री सेल्सियस, एंड लास्ट ऑप्शन ले लो आप 75 डिग्री सेल्सियस। चलो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं, बस आप चेक करो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। कोई नहीं बोला। Yes, sir. चलो डन। मेरे को एक चीज बताओ, इधर करंट मैंने फ्लो कराया 3 एम्पियर्स, इधर करंट फ्लो कराया मैंने सपोज 7 एम्पियर्स, तो आप मेरे को बताओ इस वाली वायर में करंट कितना फ्लो करेगा। 10 10. ऐसा क्यों? किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जितना करंट हमारा जंक्शन पे एंटर करेगा, तो हमारा जंक्शन पे कितना एंटर कर रहा है 3 और 7, तो उतना ही एग्जिट आउट भी करेगा। तो 10 एंटर कर रहा है तो 10 ही बाहर निकलेगा, मतलब हमें सिंपली इन दोनों को सम करना है। तो भैया यही लॉजिक इधर लगा दो। हीट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती है? हीट फ्लो करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। भैया हमारा ए और बी दोनों सेम टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है और वो दोनों हाई पे है, हमारा सी लोअर टेम्परेचर पे है। तो याद रखना हमारा ए हीट को कुछ ना कुछ सप्लाई करेगा Q1, हमारा बी भी हीट को कुछ ना कुछ सप्लाई करेगा Q2, और यहाँ पे इस वाली वायर में कितनी हीट फ्लो करेगी Q1 प्लस Q2, जिसको मैं Q3 लिख रहा हूं। चेक करो क्लियर हुई ये चीजें। यस सर। बस तो सोल्यूशन में ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर खत्म। भैया सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q3। Q1 की वैल्यू रख दो, Q1 की वैल्यू K, एरिया सेम है, टेम्परेचर 90 से लेके T तक है, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ भी अज्यूम कर लो फिलहाल T, इंटू टाइम डिवाइडेड बाय लेंथ L, प्लस Q2 की वैल्यू सेम है, के ए 90 से लेके टी तक, टाइम टी, और मैंने लेंथ एल दी है। Q3 कितना हो जाएगा, के ए टेम्परेचर टी से लेके 0 तक चेंज करा रहा हूं, और हमारी लेंथ अभी भी एल है, जो जो कॉमन आ रहा है काट दो, फाइनल एक ही वेरिएबल बचेगा कैपिटल टी, तो कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड करके दे दो। यही क्वेश्चन था बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी, और मेरे को बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो 45 डिग्री। नहीं गलत, सही से कैलकुलेट करो दोस्त। अगर आप नोटिस करो एक साइड टोटल कितने टेम्परेचर आ रहे हैं। So 60 degree. वेरी गुड विशाली। 60 डिग्री सर। हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 180 माइनस 2t इज इक्वल टू टी, तो 180 इज इक्वल टू 3t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री सेल्सियस आ गई। तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी 60 डिग्री सेल्सियस। चेक कर लो पहला टाइप का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। डन। एक मिनट दो प्लीज। अरे यार ये क्या हो गया। भैया बढ़ू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस Yes, सर। sir. डन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल ही लगेगा, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से एक तरीके से रिलेट चल रहा है। टुं, टुं।
भैया क्वेश्चन हमें गिवन है, ये हमारा एंड ए, इसको ले लो बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये एंड पॉइंट हो गया हमारे पास ई। ये स्टील की रॉड, ये भी स्टील की रॉड, ये भी स्टील की रॉड, लेकिन ये कॉपर की रॉड, ये कॉपर की रॉड, और ये कॉपर की रॉड। हमने इस तरीके से एक अरेंजमेंट बनाया है। हमने लिखा भैया टेम्परेचर ए पे मेंटेन्ड है 125 डिग्री सेल्सियस और डी पे मेंटेन्ड है 0 डिग्री सेल्सियस। हमें सबकी थर्मल कंडक्टिविटी भी गिवन है। स्टील की हमें थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, हमें कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है। कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी हमें गिवन है, दैट इज 400 एसआई यूनिट्स में, मैं वो सब नहीं लिख रहा, एसआई यूनिट्स में। और स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी हमें गिवन है 50, अगेन इन एसआई यूनिट्स। चेक करो, यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. क्वेश्चन ने बोला है सारी की सारी रॉड्स आइडेंटिकल है, सारी रॉड्स आइडेंटिकल है, मतलब सबकी लेंथ सेम है। सबकी लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और सबका एरिया सेम गिवन है। एरिया हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ने क्या बोला है? फाइंड फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। मतलब बेसिकली मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हीट करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम फ्रॉम पॉइंट ए टू डी, फ्रॉम ए टू डी। आप मेरे को बस इसका कॉन्सेप्ट बता दो जो आपको समझ में आ रहा है। क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे इधर? व्हीटस्टोन ब्रिज। वेरी गुड भैया, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या सबको व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट याद है या एक बार मेरे को बताना है? यस सर। ये अरे यार, यस किसके लिए बोले, याद है या अच्छा, बताने के लिए? याद है याद। याद है, डन। तो भैया व्हीटस्टोन ब्रिज का बस इतनी सी सिंपल चीज कि अगर मैं इसको P ले रहा हूं, इसको Q ले रहा हूं, इसको R ले रहा हूं, इसको S ले रहा हूं, तो अगर कभी भी P बाय Q R/S के बराबर है तो हमेशा ये बीच वाली जो ब्रांच होती है वो क्या हो जाती है? कट हो जाती है, निग्लेक्ट हो जाती है। तो इधर भी वही कॉन्सेप्ट लगाओ एंड ट्राई टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट। क्या कहते हो, साथ साथ स्टेप्स वो लिखें, सॉल्व करें ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए? Yes, sir. चलो डन, ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए और हम और भी क्वेश्चन कर सके। तो यार देखो, सबसे पहले ना इस क्वेश्चन में वैल्यूज मत रखना, वैल्यूज को लास्ट में रखना। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले आप इसको सिंपल सिंपल कर लो। तो यार मुझे पता है, इसको मैंने P कंसीडर किया, इसको Q, इसको R और इसको S। तो मुझे साफ पता है P बाई Q और R बाई S सेम आ रहा है, बिकॉज स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय स्टील सेम आएगा, 1 हो जाएगा। कॉपर बाय कॉपर भी 1 हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। तो मैं बीच वाली ब्रांच को क्या कर देता हूं? बीच वाली ब्रांच को निग्लेक्ट कर देता हूं। ये मैंने रिमूव कर दिया बीच वाली ब्रांच, कि भाई बीच वाली ब्रांच कोई रोल प्ले नहीं करेगी। तो मेरे को बताओ, ऊपर P और R किस में हो गया? पहले P और R के लिए सॉल्व करो, मतलब B से लेकर D तक सॉल्व करो। तो मेरे को बताओ P और R किस में हो गया? सी और नीचे ये Q और S किस में हो गए? सीरीज में। तो स्टील को है ना रेजिस्टेंस नाम दे दो कुछ ना कुछ, R1। तो इसका नाम भी R1, इसका नाम भी R1। कॉपर कॉपर को नाम अलग दे दो, R2 R2। तो भैया ये हो जाएगा R1 R2, नीचे भी क्या हो जाएगा? R1 R2। पहले मेरे को बताओ, ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना आएगा टोटल? ऊपर वाली ब्रांच का बस भैया दोनों ऐड हो जाएंगे ना। Yes. R1 प्लस R2 सीरीज में है, नीचे वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं? अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। यार प्लीज सब लोग एक बार चेक करके बता दो, सबको समझ में आ रहा है ये वाली चीज या नहीं? Yes, sir. डन। Yes, sir. अब यार ये चीज इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखी होगी। सपोज मैं कह रहा हूं इधर एक रेजिस्टेंस है 6 ओम्स, इधर एक रेजिस्टेंस है 6 ओम्स, मतलब दो रेजिस्टेंस है और ये दोनों पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 3। वेरी गुड। मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो पैरेलल में और सबकी वैल्यू सेम हो, तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू लो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो वैल्यू 3 आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट करता तो अब आपका आंसर क्या आता? एक रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो 2 ओम्स आता। तो सिमिलरली भैया, सिमिलरली
इधर आपके पास एक रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2, इधर भी एक रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2, मतलब दोनों रेजिस्टेंस सेम है और ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो इनके लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश आएगा वो कितना लिखूं? R1 plus R2 वेरी गुड, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस आ गया R1 पॉइंट B तक वाला, और एक रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास B से लेके D तक का, जो है R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। अब मेरे को बताओ ये फाइनल कनेक्शन आपको किस में दिखाई दे रहा है? सीरीज। तो बस C. यार हो गया क्वेश्चन यहीं पे ऑलमोस्ट खत्म। R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। भैया आपने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 3R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। प्लीज सब लोग यहां तक चेक कर लो, ऑलमोस्ट आपका बस एक स्टेप बचा, क्वेश्चन खत्म है। यहां तक कंप्लीट कर लो आप आराम से, कोई दिक्कत हो तो पूछते जाओ। किसी को किसी भी पॉइंट पे कुछ समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज पूछ लेना। डन, वेरी गुड यार। Done, sir. चलो तो लेट्स प्रोसीड। अब हमारा सिर्फ कैलकुलेट करना क्या रह गया? हीट करंट। भैया हीट करंट का फॉर्मूला हमने देखा डेल्टा टी बाय आर होता है, आई इक्वल्स टू वी बाय आर। तो यार हमारे पास डेल्टा टी कितना है? टेम्परेचर डिफरेंस 125 से लेके 0 तक, डिवाइडेड बाय आर एच। आर एच की वैल्यू कितनी है? 3R1 प्लस R2 और ऊपर चले गया 2। तो भैया लेट्स सिंप्लीफाई इट। ऊपर हो गया हमारे पास 250 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ R1। तो 3R1 की वैल्यू कितनी होगी? भैया लेंथ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील इनटू एरिया, प्लस R2 की वैल्यू, R2 कॉपर के लिए लिया था तो लेंथ ऑफ कॉपर, सबकी लेंथ सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इनटू एरिया। तो यार प्लीज लेंथ की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट कर दो जो मैंने दी है, एरिया की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू स्टील की 50, कॉपर की 400, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और हीट करंट की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है। क्या आप ये कैलकुलेट कर लोगे? सेंटीमीटर में डाल देंगे। सेंटीमीटर में ही डाल दो। रीजन, क्योंकि ऊपर लेंथ सेंटीमीटर में, नीचे एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर उसमें टर्म्स में कट जाएगा। सर पर एक तो बचेगा। उसको आगे देखेंगे, कुछ सोचेंगे। वैसे देखा जाए तो कन्वर्ट करना पड़ता है, रीजन क्या है? क्योंकि मैंने इधर थर्मल कंडक्टिविटी आपको एसआई यूनिट में दी है, तो इसलिए आपको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। बाकी विदाउट कन्वर्ट करे भी चेक कर लो, आपका काफी हद तक वो हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी सच। भाई कोई डाउट तो नहीं है? कैलकुलेशन तो कर लोगे ना अपने आप? Yes, sir. डन। कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ भाई, सब लोग आंसर बाद में वेरीफाई जरूर करना। आंसर आएगा 4 वॉट्स। हीट करंट है, हीट करंट मैंने बताया, इसका नाम भले ही हीट करंट है लेकिन एक्चुअल में हमने ये पावर कैलकुलेट करी है, तो इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? वॉट्स। तो आंसर आना चाहिए 4 वॉट्स। कैलकुलेट आप चेक कर लेना। क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं अब? Yes, sir. Yes, sir. चलो डन। तो कैलकुलेशन भैया आपके ऊपर ही छोड़िए, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये आपका प्योरली प्योरली एडवांस वाला क्वेश्चन है, प्योरली प्योरली एडवांस क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन की भावना है, समझें। चलो डन। भैया समझो, हमने क्या लिया है, ये हमने एक डिस्क ली है जिसका बीच वाला पोर्शन हॉलो है। हमने एनुलर डिस्क ली है। एनुलर डिस्क का मतलब समझते हो ना, जिसका बीच वाला पोर्शन खाली हो और इस डिस्क की कोई ना कोई थिकनेस हो। तो हमें गिवन है कि इनर रेडियस,
इनर रेडियस क्या है, इनर रेडियस हमें गिवन है R1 और आउटर रेडियस क्या गिवन है हमें, आउटर रेडियस हमें गिवन है R2। भैया क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. डन। हमारे पास जो ये डिस्क है इसकी ये मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी हमें गिवन है कि थर्मल कंडक्टिविटी ले लो भैया K। अब भैया क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंने इसके सेंटर पे एक इलेक्ट्रिक हीटर रख दिया है, इलेक्ट्रिक हीटर रख दिया है। तो भैया इस इलेक्ट्रिक हीटर से कुछ ना कुछ हीट एनर्जी होगी जो ट्रांसमिट करेगी फ्रॉम इनर रेडियस टू आउटर रेडियस। तो मेरा इनर वाले पार्ट का टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा कंपेयर टू आउटर वाले पार्ट के? R1 था ज्यादा होगा। बिल्कुल R1 का ज्यादा होगा। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको लिख दो TH मतलब हायर टेम्परेचर और इसको लिख दो TL मतलब लोअर टेम्परेचर। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। भैया चेक करो क्या कैलकुलेट करना है, लिखो। ये हीटर है जिसकी पावर P है, ये हीटर है जिसकी पावर P है। फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, पावर की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले एक बार अच्छे से चेक कर लो क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। भाई किसी ने कुछ नहीं बोला? Sir, clear है। क्लियर है, डन। याद रखना पावर, अभी मैंने फिर से बोला पावर का मतलब क्या है, हीट करंट। मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, हीट करंट की वैल्यू निकालनी है। हीट करंट का फॉर्मूला बताओ। हीट करंट का फॉर्मूला अभी करा पिछले क्वेश्चन में, डेल्टा टी बाय थर्मल रेजिस्टेंस। Yes. तो डेल्टा टी तो मेरे को ऊपर पता ही है। भैया एक चीज और याद रखना, ये तो मैं शायद से आपको बहुत बार बोल चुका हूं, आपका आंसर उसी वेरिएबल्स में आना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन हो। क्वेश्चन में कौन कौन से वेरिएबल्स गिवन है? क्वेश्चन में आपको TH गिवन है, TL गिवन है, R1 गिवन है, R2 गिवन है और K गिवन है। तो मतलब आपका फाइनल आंसर इन्हीं वेरिएबल्स में होना चाहिए। मतलब मेरी P की कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आएगी, P वेरिएबल के टर्म्स में आएगा। यहां तक वाली बात भी क्लियर है? Yes, sir. डन। Yes. तो आओ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। भैया डेल्टा टी में दिमाग लगाना ही नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस तो हमें पता ही है, TH से लेके TL तक जा रहा है, हॉट एंड से लेके कोल्ड एंड तक। लेकिन अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, थर्मल रेजिस्टेंस। अब दूसरी चीज यार, अगर आप देखो अभी तक हम जो भी केस कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, अभी हम जो भी केस कर रहे थे वो रॉड का केस कर रहे थे। जैसे अगर अब मैं पीछे दो एग्जांपल आपको नोटिस कराऊं, ये वाला मैंने किसका एग्जांपल कराया, रॉड का। ये वाला क्वेश्चन भी किस टाइप का कराया, रॉड का। रॉड के केस में हीट हमारी कैसे फ्लो कर रही है, रॉड के केस में हमारी हीट लीनियरली फ्लो कर रही है। अगर रॉड के केस में हमारी हीट लीनियरली फ्लो कर रही है तो ये हमारा किस टाइप का वो बन जाएगा कॉन्सेप्ट, ये यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। क्या ये चीज भी क्लियर है? यूनिफॉर्म के केस में थर्मल रेजिस्टेंस तो आप डायरेक्टली लिख दोगे L डिवाइडेड बाय KA। लेकिन अब हमने बात करी है डिस्क की, तो जरा खुद सोचो, डिस्क अंदर वाला टेम्परेचर हाई है, तो इससे जो हमारी हीट निकलेगी वो अब कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी, फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, इस तरीके से फ्लो कर रही है। तो आप मेरे को ये बताओ, क्या अब ये लीनियरली फ्लो कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह रिलेट करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? Non-uniform. भैया ये रेडियली वेरी कर रही है। अगर कोई चीज रेडियली वेरी कर रही है, लीनियर नहीं रेडियली, तो मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो मैंने आपको बताया आपको क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस निकालेंगे इस केस में। चेक करो, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। अरे यूनिफॉर्म क्यों नहीं? चलो डन। एरी एक चीज देखो, यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का याद करो। एरी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज? एक है उसका बात।
के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो इस केस में मुझे पता है कि ये स्फेरिकली वेरी करती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाई जाती है। चीजें डन? Yes, sir. डन। अब हैरी आप एक चीज समझो, इस कॉन्सेप्ट को एक चीज समझो। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक मैं ये आपकी रॉड कंसीडर कर रहा था। रॉड की यहाँ पे लेंथ होगी 0, लेकिन यहाँ पे पहुंचते पहुंचते लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल लेंथ, दैट इज एल। हैरी पहले यहां तक चेक करो, यहां तक भी कोई डाउट? No, sir. लेकिन हीट ट्रांसफर हमारी इस एंड ए से एंड बी तक कर रही है ना। जब हमारी हीट एंड ए से एंड बी तक कर रही है, तो क्या हमारा जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, याद रखो रेजिस्टेंस के अंदर जो ये फॉर्मूला होता है, जैसे रो एल बाय ए या फिर आप लिख रहे हो एल बाय के ए, ये एरिया कौन सा एरिया होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब जिससे हीट परपेंडिकुलर फ्लो कर रही होगी। तो मुझे बताओ ये एरिया कांस्टेंट है इस रॉड के केस में या चेंज हो रहा है? Constant. कांस्टेंट है, तो एरी इसलिए ये यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन जब आप एक स्फेयर ले रहे हो, स्फेयर, तो आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से आप ऊपर बढ़ते जा रहे हो। तो जब आप इस पॉइंट से ऊपर बढ़ते जा रहे हो, तो रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है या डिक्रीज होते जा रही है या कांस्टेंट है? Increase. वेरी गुड। तो अगर रेडियस की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, तो लेंथ तो चलो मान लिया सेम है, लेकिन अब की बार क्या आपका एरिया कांस्टेंट है या वेरिएबल है? Very- वेरिएबल है। तो अगर एरिया वेरिएबल है, तो अब आप खुद बताओ कि ये हमारी यूनिफॉर्म ट्रांसफर करेगी हीट या नॉन यूनिफॉर्म करेगी? No, एरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? yes, sir. चलो डन। तो भैया देख लो, यहाँ पे अब हम थर्मल रेजिस्टेंस निकालेंगे और थर्मल रेजिस्टेंस हमें इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालना है। तो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे को बता दो, मैं आगे बढ़ता हूँ। Done, sir. डन। तो चलो इसको इरेज कर रहा हूँ। अब मैं आपको इसकी थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना समझाता हूँ, थर्मल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यार हमने क्या किया भैया, कॉन्सेप्ट देख लेना, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। डिफिकल्ट लगे, कहीं पे भी कुछ चीजें समझ में ना आ रही हो तो रिपीट कर लेंगे। यार मैंने सेंटर से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लिया, सेंटर से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स पे मैंने एक रिंग ले ली। क्योंकि ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा होगा, ग्रेविटी चैप्टर में पढ़ रखा होगा। डिस्क, डिस्क के लिए एलिमेंट्री पार्ट, मैंने रिस्क लिख दिया भैया। डिस्क, डिस्क को हमें तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे सेगमेंट्स में, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्ट्स। तो डिस्क के लिए एलिमेंट्री पार्ट्स क्या होता है? String. वेरी गुड। भैया मेरे को ऐसा लगा सबको ये बात नहीं पता है, क्या रिपीट करनी है क्या? No, sir. यार प्लीज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से बोलो भैया, क्या ये चीज No, रिपीट sir. करनी है? sir. बढ़िया। No. कि अगर मैं बहुत सारे रिंग को ज्वाइन करते जाऊंगा तो वो अपने आप एक डिस्क बन जाएगी। तो मैंने एक्स सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक रिंग ले ली है, और इस रिंग को ही कोई ना कोई थिकनेस अज्यूम करूंगा। ये मैंने एक रिंग ले ली और इस रिंग की मैं कोई ना कोई थिकनेस लूंगा। अगर ये रिंग मैंने एक्स डिस्टेंस पे ली है, अगर ये रिंग मैंने एक्स डिस्टेंस पे ली है, तो इस रिंग की ये थिकनेस कितनी होगी? dx. वेरी गुड। क्योंकि एक्स के अंदर ही तो थोड़ा सा चेंज लेके आया है, तो dx। तो चलो यहाँ पे आप लिखोगे dr, छोटा सा रेजिस्टेंस। छोटा सा रेजिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बताओ लेंथ कितनी लिखूं मैं? भैया लेंथ हो जाएगी dx डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी इनटू इस रिंग का एरिया। बताओ इस रिंग का एरिया कितना होगा? इस रिंग का एरिया होगा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस होगा 2πx इनटू थिकनेस। थिकनेस कितनी लिखूंगा? सॉरी मैंने उल्टा कर दिया क्या? यार एक मिनट मेरे को रुकना, मैंने शायद से क्वेश्चन में कुछ एक चीज गलत कर दी है। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट मेरे को क्वेश्चन एक बार पढ़ने दो। यस मैंने क्वेश्चन में गलती कर दी है भैया, याद रखो ये क्वेश्चन हमें कॉन्सेंट्रिक शेल्स गिवन है, कॉन्सेंट्रिक शेल्स। तो अगर ये कॉन्सेंट्रिक शेल्स गिवन है, तो देख लो थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। डी आर इज इक्वल्स टू, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? dx डिवाइडेड बाय के,
मेरे को बताओ स्फेरिकल शेल का एरिया कितना होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्फेयर? 4/3 yes sir. 4πr², तो इधर हो जाएगा 4πx²। प्लीज सब लोग चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूं। शेल के लिए हमारा एलिमेंट्री पार्ट भी शेल ही होता है। यार किसी ने कुछ बोला नहीं, कोई डाउट है क्या? पूछो प्लीज। डन सर। चलो, तो यार एक बात बताओ, अगर मेरे को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो। लेकिन मेरे को एक्स की वैल्यू रखनी है, तो मेरे को बताओ एक्स की वैल्यू कहां से लेके कहां तक चेंज होगी? एक्स की वैल्यू R1 कहां से लेके R2 कहां तक चेंज होगी? भैया मेरी हीट ट्रांसफर होना शुरू करेगी R1 से, और R1 से ट्रांसफर होती होती कहां तक जाएगी? R2 तक। तो यार आप जेई वाले बच्चे हो भैया, मैथ्स वाले बच्चे हो, इसको इंटीग्रेट करो। आप मेरे को टोटल थर्मल रेजिस्टेंस बताओ कितना आ रहा है। एक बार आपके पास टोटल थर्मल रेजिस्टेंस आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट कर देना, आपका क्वेश्चन वहीं खत्म। चलो कंप्लीट करो और मेरे को फाइनल आंसर बताओ। आप सब लोग ही करोगे, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। और कोई अगर ऐसा बच्चा है जो कह रहा है कि इंटीग्रेशन नहीं आती, तो प्लीज वो भी बता देना, शर्माने वाली बात कोई नहीं है, फिर इंटीग्रेशन भी थोड़ा थोड़ा बता देंगे। ये तो वैसे आपको रटा ही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत बार किया है। 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है? -1/x। -x वेरी गुड, -1/x। लेकिन मैं इसका नेगेटिव साइन हटाना चाहता हूं, तो इसका नेगेटिव साइन हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा? लिमिट्स इंटरचेंज कर दूंगा। तो लिमिट्स में अब R1 से R2 की जगह R2 से R1 कर रहा हूं। तो भैया भावनाओं को समझ जाना, जब आप लिमिट्स इंटरचेंज करोगे तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पॉजिटिव में। चलो सॉल्व आप करो अब खुद से, एंड आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। 1/4 pi के R की वैल्यू 1/4 pi के 1/R1 -1/R। भाई वेरी गुड हैरी, बहुत सही। तो यार थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है हमारे पास, सब लोग चेक करना। 1/4 πk तो कांस्टेंट ही है। 1/x² का इंटीग्रेशन करा तो 1/x आया, लिमिट्स इंटरचेंज कर दी है। अब R2 लोअर लिमिट बन गई, R1 अपर लिमिट बन गई, तो हमारे पास आ जाएगा 1/अपर लिमिट -1/लोअर लिमिट, इस तरीके से। सब लोग चेक कर लो, सबका आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। Yes, sir. जिसका मन करे वो अंदर एलसीएम ले सकता है, बाकी मैं सजेस्ट यही कर रहा हूँ एलसीएम अभी मत लो। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में एलसीएम लेके आंसर दिया हुआ या विदाउट एलसीएम। तो यार आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस आ गया है, थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो पीछे फॉर्मूले में, और आपका क्वेश्चन खत्म कर दो। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू को, तो हमारे पास आ जाएगा TH-TL इनटू 1/4πk था, तो 4πk ऊपर चले गया। थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी? थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू थी हमारे पास, और R1/R2 इस तरीके से, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/R1 -1/R2। भैया जितना आपका सिंप्लीफाई करने का मन करे उतना सिंप्लीफाई कर देना। डन सर। डन, बहुत बढ़िया। बढ़ चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस। चलो लास्ट क्वेश्चन, भैया ध्यान देना, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें कि यार हमने एक रॉड ली है। भैया क्वेश्चन समझ लो, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप सॉल्व कर दोगे फटाफट। हमने एक रॉड ली है, रॉड का एक एंड मैंने आइस में रख दिया विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, इस एंड को ए मान लेते हैं। और जो दूसरा एंड बी है, इसको वाटर में इमर्स कर दिया है, और वाटर कितने टेम्परेचर पे है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन लिखो भाई, राइट दी क्वेश्चन प्लीज। एट व्हाट पॉइंट along the length of the rod, at what point along the length of the rod a temperature of
200 degree Celsius should be maintained. But repeat, at what point along the length of the rod a temperature of 200 degrees Celsius should be maintained such that amount of ice melted should be equals to amount of steam produced. तो एक बार लास्ट बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, चेक करो. At what point along the length of the rod we should maintain a temperature of 200 degrees Celsius such that amount of ice melt, मतलब यहाँ पे जितनी आइस मेल्ट हो रही है उतना ही यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस होना चाहिए. मतलब अल्टीमेटली मेरे को मास ऑफ आइस और मास ऑफ स्टीम कितना गिवन है, सेम गिवन है. क्वेश्चन में और फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है. एल एफ की वैल्यू 80 कैलोरीज पर ग्राम और एल वी की वैल्यू दैट इज 540 कैलोरीज पर ग्राम. सब लोग चेक करो क्वेश्चन क्लियर है या नहीं. Yes, sir. डन. अब देखो मैं क्वेश्चन बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, कैलकुलेट तो आप ही करोगे. यार अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया है, आप किसी एक एंड से इस डिस्टेंस को मान लो x. तो सपोज इस डिस्टेंस से एंड ए बी से मैंने इसको मान लिया x, तो मेरे को बताओ दूसरे एंड से ये डिस्टेंस कितना बचा, 1.5 माइनस x. मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है. अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर 200 मेंटेन किया है तो हमें पता है हीट ट्रांसफर करेगी कंडक्शन के थ्रू, क्योंकि रॉड के अंदर ही हो रहा है. कंडक्शन के थ्रू यहाँ पे हीट ट्रांसफर करेगी Q1 और यहाँ पे हीट ट्रांसफर करेगी Q2. भाई दोनों साइड हीट क्यों ट्रांसफर करेगी, क्योंकि हीट हमेशा हॉट एंड से कहां ट्रांसफर करती है, कोल्ड एंड पे. तो मेरे तो दोनों एंड कोल्ड ही हैं 200 के मुकाबले, तो हमारी हीट दोनों साइड फ्लो करेगी. तो भैया इतना मैंने हिंट दे दिया. आपको पता है हीट हमारी जो आइस है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन मेल्ट करती है. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, Q इक्वल्स टू LM/mLF. और हमारा जो स्टीम कन्वर्ट होती है वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है, और उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं Q इक्वल्स टू MLV. बस इतना हिंट दे दिया, ट्राई टू सॉल्व. चलो तो साथ साथ कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए. भैया आइस को मेल्ट करने के लिए Q इक्वल्स टू MLF हीट चाहिए. और ये हीट सप्लाई कौन कर रहा है, भैया ये हीट हमारी रॉड सप्लाई कर रही है विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन. तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो कंडक्शन का, KA इनटू टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है, 200 से 0 डिग्री सेल्सियस तक, कुछ ना कुछ टाइम T डिवाइडेड बाय लेंथ. लेंथ कितनी लिखूंगा मैं यहाँ पे, भैया 1.5 माइनस x. चेक करो इक्वेशन 1 में कोई डाउट. नो सर. फॉर स्टीम, भैया स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी हीट चाहिए, MLV. और ये हीट भी कहां से मिल रही है, वाटर को कंडक्शन के थ्रू ही मिल रही है. तो ये हो जाएगा KA टेम्परेचर का डिफरेंस दैट इज 200 से लेके 100 तक का, टाइम T डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी हो जाएगी, अब की बार लेंथ की वैल्यू हो जाएगी x. इक्वेशन 2. यार बहुत सिंपल है. अब नहीं काव्य आंसर सही नहीं आ रहा यार, सिंपल है. 8 की तरफ मैंने टेम्परेचर
डिफरेंस 200 डिग्री। कितना, रिपीट करो। वाटर की तरफ से मैंने टेम्परेचर डिफरेंस 200 डिग्री दिया इसलिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। कौशिक, मानसी, आंसर सही नहीं आ रहा यार। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, बेनिफिट है। मास मास कट गया, के ए कट गया, क्योंकि एरिया सेम चल रहा है। टाइम टाइम कट गया। भैया अब इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास बचा एल एफ बाय एल वी, सबकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल्स टू टेम्परेचर डिफरेंस 200 डिवाइडेड बाय एक्स, 200 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 200 माइनस 100, तो 100 हो गया डिवाइडेड बाय एक्स। एलएफ की वैल्यू और एलवी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ट्राई टू सॉल्व। हेमंत, आंसर सही नहीं आ रहा। संगम, तुम्हारा आंसर भैया बिल्कुल सही। एलएफ की वैल्यू किसी ने गिवन थी 80 डिवाइडेड बाय 540 इज इक्वल्स टू, ये कट गया तो ये हमारे पास ऊपर आएगा 2, 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, इसको डायरेक्टली 2x लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस एक्स। चलो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो और x की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन था। नहीं काव्य, अभी भी आंसर सही नहीं आ रहा यार। काव्य, तुमने x कहां से लिया है? एंड ए से, आइस वाले से लिया है या वाटर वाले से लिया है? तरफ जो आपने क्वेश्चन बनाई थी वो कर रहा था तो क्या, दोबारे दोबारे? अब जो आपने क्वेश्चन लिखी उसी को ही कर रहा था मैं सॉल्व, मतलब जो मैंने पहले क्वेश्चन किया। अच्छा, पता नहीं यार आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है। कौशिक, तुम्हारा आ रहा है 6/, अच्छा काव्य तुम्हारा आंसर भी सेम आ रहा है, ठीक है ठीक है, मेरी गलती, ठीक है। 6/58 आ रहा है, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया इसको। भाई बिल्कुल सही आंसर आएगा 6/58। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर चेक करो, आना चाहिए 6/58। मैंने मीटर्स में दी थी वैल्यू, मीटर्स में दी थी तो ये मीटर में आंसर आएगा। चेक कर लो, अब कोई डाउट तो नहीं है, सबका आंसर 6/58 आ रहा है। यस। चलो डन, दैट्स इट भैया। तो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। इसके क्वेश्चंस कुछ एक आधे प्रैक्टिस जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रेडिएशन। यस। चलो डन डन डन। तो भैया टाटा, बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय। Thank you, थैंक यू sir. सर भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।